नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और जी हाँ, एमपीपीएससी महाराष्ट्र से लोक सेवा आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के अंदर जाहिर सी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर्स को लेकर के जो वैकेंसीज हैं उसको लेकर के बात की गई है। वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और उसी के साथ साथ प्रोफेसर्स अलग अलग कैटेगरीज में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए गए हैं और जल्दी ही भर्ती शुरू होने वाली है। एप्लीकेशन डेट आ चुके हैं, सब चीजें आ चुकी हैं। आइए देखें कि क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है। तो टोटल पोस्ट क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, फीस क्या होगी, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हम इस वीडियो के अंदर उन सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखें। सबसे पहली चीज कि इस प्रकार से अप्रोक्सीमेट टोटल पोस्ट जो है 214 अलग अलग पोस्ट के लिए जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है ना। जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस प्रकार से दे रखा है। हर कैटेगरी ऑफ एस्पायरेंट्स के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सीट जो है वो रिजर्व रखी गई है। ठीक, तो एक बार इन सारी कैटेगरीज में आप किस कैटेगरी का हिस्सा है उस हिसाब से आप अपने आप को देख सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ सीट्स के लिए इस बार की वैकेंसी में आपको मौका मिल सकता है। आइए देखें कि सब्जेक्ट वाइज एग्जैक्टली क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि वनस्पति शास्त्र में अगर आप देख रहे हैं तो 13 लोगों के लिए वैकेंसी है। भौतिक शास्त्र में आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेट 21 लोगों के लिए वैकेंसी है। प्राणी शास्त्र के लिए बात करें तो एक बार जरा लाइफ साइंस के लिए जो भी जरूरी है उन सभी को मैं एक बार हाईलाइट कर दूं। और ये अगर आप देख सकते हैं, सो दीज आर द पोस्ट फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स। कुल मिलाकर के काफी बड़ा नंबर है और काफी सारे विद्यार्थी हैं जो इस एग्जाम के बारे में इंतजार ही कर रहे थे। बस एग्जाम के अनाउंस होने का उनका जो है वेट ही चल रहा था, क्योंकि पिछला एग्जाम अगर देखा जाए तो काफी समय पहले हुआ था और अब इतने समय बाद मौका मिला है। कई सारे हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं और सेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग इस एग्जाम की बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और फाइनली वो जो एग्जाम अनाउंस हो चुका है। एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ सीट्स जो अलग अलग कैटेगरीज में दी गई हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें तो कुछ अदर जो सब्जेक्ट है उनके डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर के भी जानकारी दे रखी है। आइए देखें एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और कब से शुरू हो रहा है। सो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है 20 अक्टूबर से, मतलब कल से, राइट। उसके बाद 9 नवंबर इज द लास्ट डेट एंड लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन भी 9 नवंबर ही है। पेमेंट आपको चालान के थ्रू करना है, एसबीआई बैंक के चालान के थ्रू, और ये चालान जनरेट करके फाइनली पेमेंट करने का सारा प्रोसेस आपको इस दिए हुए टाइम में निपटाना है 13 नवंबर 2023 से पहले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। और अगर आपके सवाल है कि कौन एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है, तो अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं या आप सेट क्वालिफाइड हैं या आप पीएचडी होल्डर हैं तो आप इस एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्रोसेसिंग फीस जो है वो इस प्रकार से, अनरिजर्व के लिए 394 रुपीज, कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए आपको 294 रुपीज पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप बैंक से चालान के थ्रू पेमेंट प्रोसेस करेंगे तो हो सकता है कुछ एडिशनल चार्जेस भी लगे। नाउ नेक्स्ट, अगर आप इस एग्जाम को या इस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आवेदन करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फायदा क्या होगा। जी हाँ, दिस इज अबाउट द बेसिक जो पे है वो कुछ इस प्रकार से होगा। मिनिमम जो अमाउंट है वो 57,700 और ये मैक्सिमम बढ़कर के 1,82,400 तक होगा। तो ये जो अट्रैक्टिव फिगर है ना, कि आपको कितने अमाउंट तक का बेसिक पेमेंट बेनिफिट मिल सकता है। सो दिस इज दैट वेरी इंटरेस्टिंग अमाउंट ऑफ द पेमेंट व्हाट यू विल गेट। आगे बढ़ते हैं और कुछ जरूरी बातें। एज लिमिट को लेकर के क्या कह दिया गया है इस एग्जाम के अंदर। सो 1 फरवरी 2024 तक की एज लिमिट के हिसाब से अगर आप किमान मागा स्वर्गीय 19, 38, 43 और ऐसे ही अगर आप देख रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो भी एज क्राइटेरियाज हैं ये भी अलग अलग किए गए हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कौन से पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठते हैं एक बार जरूर देखिएगा और इस डेट के मद्देनजर रखते हुए ये सारे कैलकुलेशंस किए गए हैं। तो एज लिमिट को लेकर के इस प्रकार से जानकारी दे रखी है। एंड नाउ
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है इस एग्जाम को देने के लिए। बहुत सिंपल सा कि भाई अगर आप मास्टर्स डिग्री क्वालिफाइड हैं और आपने नेट सेट में से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने अगला क्राइटेरिया है और के तौर पर पीएचडी कर रखी है, और अगर आपकी पीएचडी हो रखी है उन सारे यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से जो भी इस एग्जाम के आवेदन के लिए रिक्वायर्ड है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्राइटेरियाज यहां पर दिए गए हैं। एक को क्राइटेरिया एज अ क्राइटेरिया ए कहा गया है, एक को एज अ क्राइटेरिया बी कहा गया है। क्राइटेरिया ए में पीएचडी नेट सेट जैसे क्राइटेरियाज क्वालिफाइड अगर स्टूडेंट्स हैं तो दे आर एलिजिबल, और क्राइटेरिया बी कहता है कि अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार से दीज आर द थिंग्स, ध्यान रखिएगा कि इन सारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आपकी पीएचडी होनी चाहिए, है ना, जो भी यूजीसी के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वैसे तो अभी आवेदन प्रोसेस में ये बताया गया है कि अगर आप मिनिमम 41% सिलेक्शन विल बी टेक्स प्लेस थ्रू इंटरव्यूज, मतलब इंटरव्यू होगा और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इज 41%। अगर आप इंटरव्यू में 41% मार्क्स ले आते हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक लाइन और नीचे लिख रखी है जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि अगर बहुत सारे नंबर्स में एप्लीकेंट्स या एप्लीकेशन आते हैं तो फिर ऐसे कंडीशन में हो सकता है स्क्रीनिंग टेस्ट या सिलेक्शन टेस्ट जैसे प्रोसेसेस भी करने पड़े। ध्यान रखना, बहुत जरूरी लाइन है। आप जानते हैं कि इसके पहले का जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था वो काफी समय पहले किया गया था, और कम से कम अगर देखा जाए तो 8 से 9 साल का डिफरेंस आपको इस बीच में दिखेगा। और इस बीच में कई सारे लोग हैं जो इस एग्जाम के लिए तैयार बैठे हैं और वो डेफिनेटली आवेदन करेंगे। दैट मीन्स एक बड़ा नंबर जो है इस एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने वाला है, तो टेस्ट होने की संभावना है। सो या तो डायरेक्ट इंटरव्यू या तो फिर टेस्ट प्लस इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, दिस इज द फाइनल वेबसाइट। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप इस एग्जाम के लिए या इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप लोगों से एज IFS एक छोटा सा मैं पोल चाहूंगा। पोल बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप लोग इस एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर कई सारे एप्लीकेंट्स हैं जो इस एग्जाम के लिए, इस पोस्ट के लिए आवेदन भी करने वाले हैं, और अगर एग्जाम की स्थिति बनती है, एग्जाम डेट्स, सिलेबस और ये सारी चीजें अनाउंस होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि IFS को इसके लिए कोई कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, क्लासरूम कोर्स या इस प्रकार के अगर कोई कोर्स आप चाहते हैं तो उसे लाना चाहिए या नहीं? तो एक सिंपल सा पोस्ट है, कह सकते हैं पोल है आप सभी के लिए कि क्या हम आपके इस एग्जाम की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोर्स लेकर के आए, क्लासरूम कोर्स लेकर के आए, या दोनों ही ऑप्शन लेकर के आए? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो आशा करता हूं कि ये जानकारी जो आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई थी वो सब समझ में आई होगी। और इसी के साथ आइए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आपका जवाब देना मत भूलिएगा कि क्या आप चाहते हैं कि IFS इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों ही मोड में क्लासरूम कोचिंग या आपके लिए प्रिपरेशन प्रोवाइड करें, यस या नो? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।